हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? कोमल सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आप मेरे हाथ में कुछ देख रहे हैं, ये हमने देसी तरीके से देसी जुगाड़ निकाला है। तो आज बहुत ही अहम मुद्दा है, अहम मुद्दे पे हम बात करने आए हैं और वो मुद्दा ये है कि सरकार ने रेलवेज़ को परमिशन दे दी है, सरकार ने बसों को परमिशन दे दी है, यहाँ तक कि शादियों को परमिशन दे दी है और उस शादियों में 50 लोगों को उपस्थित होने की छूट है, बल्कि उस जगह पर 200 लोग आ रहे हैं। तो एक यक्ष प्रश्न है और मूल प्रश्न है, और वह प्रश्न यह है कि इस समाज का एक जिम्मेवार नागरिक, जिसको हम कहते हैं कि समाज को दिशा देने वाला एक जिम्मेदार नागरिक, यानी कि शिक्षक, उसका क्या? शिक्षक कहाँ जाए, शिक्षक क्या करे, किस दिशा में जाए, अपनी दशा बदले या फिर देश की दशा बदले? आज उसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूरज सर, तो वेलकम करना चाहूँगा सूरज सर का। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हो आप? बस लॉकडाउन के चलते सर, आपको पता है हालत खस्ती है निजी शिक्षकों के लिए, तो जी रोना ही है जी। तो हम चलते चलते बात कर रहे हैं, जैसे कि आप मुझे ये बताइए कि सरकार ने सबको परमिशन दे दी है। आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर जी। मुझे आप ये बताइए कि इस चलते माहौल में एक निजी शिक्षक जो एक निजी शिक्षण संस्थान में कार्य करता है, वो कहाँ जाए? क्या आपके पास, गवर्नमेंट के पास उनके लिए कोई रोज़गार है या उनके लिए कुछ प्लान है? नहीं है सर। मेरी नाराज़गी स्वाभाविक है, मेरी नहीं, मैं सारे निजी शिक्षकों की तरफ से अपनी नाराज़गी प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि हमारा जरिया केवल एक विद्यालय है। विद्यालय में हम बच्चों को पढ़ा करके, काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। सर आज हम कहाँ जाएं? मार्च महीने से लेकर के आज तक हम केवल बैठे हुए हैं। आप हर एक चीज़ को लागू कर सकते हैं। सरकार ने शादियाँ चालू करी और यातायात चालू किया, सब छोड़ो सर। मेरी सबसे पहली नाराज़गी है एक शिक्षक होने के नाते कि आपने प्राथमिकता सबसे पहले किसको दी? शराब के ठेकों को। क्या वहाँ से संक्रमण नहीं हो सकता? हर जगह संक्रमण करने के लिए भीड़ की ज़रूरत नहीं होती। संक्रमण केवल एक व्यक्ति से भीड़ में पहुँचाया जा सकता है। आज शादियों में 50 लोग बाहर से आते हैं, 50 लोग घर के रहते हैं, 100 लोग होते हैं। उनमें से अगर एक भी रिश्तेदार, एक भी व्यक्ति अगर संक्रमित होता है, तो क्या सारी की सारी बारात, सारी का सारा माहौल संक्रमित नहीं होगा? जब वो संक्रमित नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? मैंने किसी भाई से क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा उसकी जिम्मेदारी स्वयं लोगों की होती है। सब चीज़ की जिम्मेदारी स्वयं लोगों की है, फिर विद्यालय बंद क्यों? वहाँ तो आपको एक गाइडलाइन मिलेगी। बच्चों को भी हम समझा सकते हैं, अभिभावक तक को हम समझा सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं। आपके पास जागरूक करने वाला जरिया ही है कि आप गवर्नमेंट क्या जागरूक कर रही है, कहाँ से जागरूक कर रही है? मैंने तो नहीं सुना अभी तक के कोई जागरूक। हाँ सुना था, राजस्थान सरकार ने साहब जागरूक अभियान चलाया, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई नहीं आया। आपको पता होगा आपके इलाके में 860 RD पर अगर कोई आया हो जागरूकता फैलाने के लिए। इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो मैं एक ही पंक्ति में देना चाहता हूँ, सारे प्रश्नों के उत्तर, कि शिक्षक है वो बेबस है। इसके अलावा किसी के पास, शायद वर्तमान समय में किसी के पास उत्तर नहीं होगा। और आपकी पीड़ा को मैं भली भांति महसूस कर रहा हूँ, भली भांति समझ रहा हूँ। आप मेरे इंटरव्यू में आए हो, इसलिए मैंने यहाँ पर चेयर की व्यवस्था की है, तो क्यों ना हम कुर्सियों पर जाकर के भी बैठते हैं। आइए। तो ये बड़ा एक यक्ष प्रश्न है सबके सामने, तो मतलब शिक्षक क्या करे, शिक्षक आज के समय में कैसे एक दूसरे को रिप्रेजेंट करे, अपने आप को, मतलब वो कैसे प्रेजेंट करे। अब जैसे कि शिक्षक तो हर भूमिका निभा रहा है। अब जैसे देखिए, अभी मैं एक रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि अपने फेस को कवर करना, और फिर मतलब अगर फेस को कवर करके बात करूँगा तो वो मतलब आई थिंक सही नहीं आएगा, और इसके लिए मुझे सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। लेकिन शिक्षक का धर्म क्या? जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं एक बार शक्ल दिखा दूंगा, उसके बाद में नहीं दिखाऊंगा, मैं अपने चेहरे को मतलब कवर करके रखूँगा, ये नियम का पालन करें। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि शिक्षक तो हर वक्त नियम का ही पालन करता आ रहा है। क्या शिक्षक ही मिला है जो हर बार नियम का पालन करे? लॉकडाउन हुआ तो शिक्षक, अगर कुछ आपात जैसी स्थिति आई तो शिक्षक, मतलब शिक्षक ही क्यों?
ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और जहाँ तक सर बात करते हैं अपन कि शिक्षक ही क्यों, तो जो प्राइवेट सेक्टर के शिक्षक हैं उनको विशेषतः समस्या है। समस्या तो सभी शिक्षकों को है, गवर्नमेंट हो या निजी शिक्षक हो। लेकिन हाँ, अगर रोज़गार के तहत अगर हम बात करें तो प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर हैं या कह सकते हैं अपन निजी शिक्षक हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान है सर। वो बेबस हैं हर जगह, हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए। आज हमारे पास, मैं अपनी स्वयं की बात करता हूँ कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों को या अपने घर परिवार में 2 वक्त की ढंग से रोटी खिला सकूं। आप जैसे किसी व्यक्ति के साथ मिल कर के उनसे कुछ ले करके अपना जीवन यापन कर रहा हूं। बस एक ही उदाहरण रहता है साहब, विद्यालय खुलने दो, आपका देंगे। आज दुकानों का उधार चढ़ा हुआ है। ये केवल मेरी हालत नहीं है, मेरे जैसे लाखों, हो सकता है करोड़ों शिक्षकों की है। और शायद आपने इस न्यूज़ सुनी हो सर, 2-3 दिन पहले की बात है, बिहार में एक निजी शिक्षक ने खुदकुशी कर ली थी, अभी कूद करके अपनी जान दे दी। तो आप ही बताइए, मैं केवल गवर्नमेंट से ये कहता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ सर इस बात को, एक शिक्षक होने के नाते मेरा पहला धर्म बनता है कि बच्चों की सुरक्षा, हमारा तो कर्तव्य ही है उनको एक प्लेटफॉर्म देना। हम प्लेटफॉर्म देते हैं, हमारा काम है कि उनको रास्ता दिखाएं। तो आज भी क्या शिक्षकों के लिए रास्ते बंद क्यों कर दिए गए? आज एक शिक्षक है, वो पूरी तरीके से घर पे बैठा हुआ है, कोई काम नहीं है। गवर्नमेंट से हमेशा से प्रश्न रहा है कि कुछ करे। मैं सर सबसे बड़ी बात, मैं दुखी एक जगह पे हूँ, आपने सब कुछ खोला। मैं गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से मेरा केवल एक ही प्रश्न है, आपने सब कुछ खोला, केवल वो रास्ता बंद किया जिससे इस कोरोना से संबंधित महामारी के प्रति हम जागरूक कर सकते हैं। आज हमारे पास, हमारे विद्यालय में आने वाले बच्चों को हम जागरूक ही करेंगे। ऐसा तो नहीं है कभी भी कि कोई भी शिक्षक किसी भी बच्चे को, किसी भी विद्यार्थी को कोई गलत एडवाइस देता हो। हमारे चाहे पास्ट स्टूडेंट हो या हमारे प्रेजेंट स्टूडेंट हो, हम हमेशा उनको एक अच्छी गाइड करते हैं। अच्छी गाइड के साथ साथ यही हमेशा कोशिश रही है कि वो एक अच्छे रास्ते पर चलें। तो आज क्यों नहीं कर सकते हम सर? जब हम खुद सारे नियमों का पालन करते हैं, हम खुद हमारे जो सरकारी शिक्षक भाई हैं, उन्होंने कोरोना योद्धा की तरह कार्य किया है इस पूरे प्रकरण में। आज उनकी देख लो हालत। आज गवर्नमेंट उनसे पेपर करवा रही है, एग्ज़ाम में उनकी ड्यूटी लगा रखी है, तो गवर्नमेंट क्या उनकी पहले से टेस्टिंग नहीं करवा सकती? तो इसके लिए शिक्षक दोषी कहाँ? क्यों विद्यालयों को केवल क्यों दोषी बनाया जाए कि विद्यालय से संक्रमण फैलेगा? क्या आपके मोहल्लों में संक्रमण नहीं फैल सकता सर? क्या एक दारू, मेरी एक कहानी है, मैं कहता हूँ एक शराबी व्यक्ति ठेके पे लाइन में लग करके दारू लेता है। आपको स्वाभाविक पता है, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, मध्यम वर्ग से हो या कैसे हो, ग्रुप में जाकर के पी के आते हैं और घर पे आकर के अपने बिस्तर पे आराम से सोते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। रात भर कोई भी व्यक्ति दारू पी करके आता है, नहाता नहीं है, सुबह तक वो भी अपने बच्चों के साथ घूमता रहता है। उसके बाद क्या बच्चे उसके संक्रमित नहीं होंगे? तो क्या केवल विद्यालयों में संक्रमण है? बहुत ही पीड़ा है शिक्षक समाज के अंदर, विशेषकर शिक्षक के अंदर। तो क्या सर, अगर स्कूल को ओपन कर दिया जाएगा तो बच्चे आएंगे? ज़्यादातर के स्कूलों के जो बच्चे हैं वो वाहन से आते हैं, तो क्या स्कूल वाहन को सैनिटाइज कर सकेगा? बिल्कुल सर, हम तो हमेशा से तैयार हैं। और सबसे पहली बात, एक शिक्षक के साथ उससे पहले वाला शिक्षक होता है माता पिता। हम अपने बच्चों को, आज मैं कह रहा हूँ, मेरे भाई बहन हैं या मेरे घर के छोटे बच्चे हैं, उनको हम अगर विद्यालय तक पहुँचाते हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उनको सुरक्षित पहुँचाएं। अगर आप विद्यालय वाहन में भेजते हैं तो हमारा विद्यालय का भी पूरा सहयोग रहेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी तो करे, गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी करे। बस में बिठाने से पूर्व, जिस तरीके से रोडवेज बस में बिठाने से पूर्व टेम्परेचर चेक करके स्क्रीनिंग करके बिठाया जाता है, उसी तरीके से विद्यालय की गाड़ियों में भी इसी तरीके से बिठाया जाए। और जिन व्यक्तियों के पास खुद के साधन की व्यवस्था है, वो व्यक्ति अपने साधनों से अपने बच्चों को पहुंचाएं और टेक करें। सारी बात मान ली जाए आपकी, वाहन सैनिटाइज कर सकते हैं, माता पिता ध्यान दे सकते हैं, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, उनका तापमान चेक कर सकते हैं गाड़ी में चढ़ने से पहले वगैरह, सब कुछ हो सकता है। लेकिन क्या भारत के अंदर ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर एक कमरे के अंदर, मतलब यूँ कह सकते हैं कि 50-50 सीट में बिठाया जाता है और सीट एक्चुअल में 30-30 होती है वहाँ पे?
तो ऐसे में बाकी बच्चों को कहाँ सामाजिक दूरी कैसे हम डेवलप कर पाएंगे, ये भी बड़ा प्रश्न है। इस पर आप अपना प्रकाश डालिए। बिल्कुल सर, मैं इससे सहमत हूँ आपकी इस बात से। बहुत से ऐसे निजी शिक्षक हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जहाँ पे जिन लोगों ने नया सेटअप किया है उनके पास जगह की बहुत कमी है। तो उन लोगों से भी मेरा कहना है, उन सभी निजी शिक्षण के संस्था प्रधानों से मेरा यही कहना है कि, और मेरा खुद का मत है, आज अगर मेरा शिक्षण संस्थान होता तो मेरा भी यही मत होता कि मैं किसी भी तरीके से कोई भी फार्मूला यूज करता, फार्मूला ऐसा यूज करता जिससे मैं बच्चों में डिस्टेंसिंग रख सकता। जैसे अभी हम कहाँ बैठे हुए हैं सर, हम अपने एक पार्क में कह लो या ग्राउंड में कह लो बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अच्छे से बैठे हुए हैं, पेड़ पौधे के बीच में बैठे हुए हैं, प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं। हर स्कूल के प्रांगण में प्रकृति शायद अच्छी तरीके से ही सजाई जाती है, पेड़ पौधे होते हैं, अच्छी घास लगाई जाती है, जिससे बच्चों को, हमको, सबको थोड़ा सा आनंद फील होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। उसी के साथ मैं, जैसे आपने कहा सर कि 50 बच्चों को बैठाया जाता है, कैपेसिटी होती है उसकी लगभग, अगर हम डिस्टेंसिंग के साथ बैठाएं 30 की। मैं ये कह रहा सर 30 की नहीं, डिस्टेंसिंग 25 की मानो आप 50% कीजिए। आप बोर्ड क्लासों को रेगुलर रखिए, रोज़ रखिए, लेकिन उनके 2 सेक्शन बनाइए। जिसके पास 100 है, मैं कह रहा हूँ 25 बच्चों का एक सेक्शन बनाइए आप। इससे डबल, मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा बेनिफिट होता है स्कूलों को, मेरी सोच है। क्योंकि आप फिर उनके जो, हम जैसे कि ग्रेड की बात करें, ABCD ग्रेड होती है, उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को डाल सकते हो। आपको D ग्रेड पे कितनी मेहनत करनी है, C पे कितनी करनी है, B पे कितनी करनी है, A पे कितनी करनी है, आपको टॉप, आपका विद्यालय और अच्छा बेहतर परिणाम देगा बोर्ड परीक्षाओं में। लोकल क्लास को आप ओड इवन सिस्टम से बुला सकते हो। मान लीजिए सारी गाइडलाइन गवर्नमेंट तय करती है, गवर्नमेंट ने गाइडलाइन तैयार कर दी है, और गाइडलाइन संस्था प्रधान जितने भी हैं, संचालक यही चाहते हैं कि व्यवस्था चले। एक बार गाइडलाइन आए, वो सारी व्यवस्थाएं करने को तैयार है। जैसे कि मैं बहुत से संस्था प्रधानों से मिल चुका हूं, तो उन्होंने यही बताया कि हम एक बार, गवर्नमेंट कहे तो सही हमें, हम बच्चे का तापमान चेक करेंगे, तापमान चेक करने के बाद में आएंगे, उसके बच्चे की जो बैकग्राउंड है, जो उसका पारिवारिक बैकग्राउंड है, उसके मतलब मेंबर कहाँ से आ रहा है, कौन सी जगह से आ रहा है, कितने महीने पहले आया है, विशेषता ये भी ध्यान रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं हो जाएगी एक संस्था प्रधानों की, कि भाई बच्चे का भी ध्यान रखें कि उसका जो फादर है या उसकी मदर है, वो किसी काम के सिलसिले में बॉम्बे जाके आए हैं या फिर अदर स्टेट में जाके आए हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा तय हो जाएगी। इसके लिए पहले ही मतलब बजट की बहुत बड़ी समस्या रहती है संस्था प्रधानों के पास में, क्योंकि समय पर फीस नहीं आ रही है, शुल्क नहीं आ रहा है समय पर। तो ऐसे में क्या उनकी जिम्मेदारी और नहीं बढ़ जाएगी? इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, इसके लिए मैं आपको और साथ के साथ हमारे अभिभावक जनों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप समझदार हो। बिहार तक ये बात कौन पहुंचाए? मतलब अब जैसे आपने जिक्र किया कि बिहार में जो खुदकुशी हुई, मतलब अब ये भी एक सोचने लायक बात है कि अब अध्यापकों का वेतन क्यों अटका हुआ है, किस वजह से? क्योंकि संस्था प्रधान के पास, स्कूल के पास वो आ ही नहीं रही है, पेमेंट ही नहीं आ रही है, मतलब इसीलिए तो अटका हुआ है। तो उसका जिम्मेदार कौन? सरकार, उसकी भी तो कुछ चर्चा करनी चाहिए उसको। एक मेरा प्रश्न ये है कि सर केवल पिछला वेतन नहीं, हमारा सत्र चालू हो गया है, पुराने सत्रों के हिसाब से सत्र चालू हो चुका है। उम्मीद थी कि चलो गवर्नमेंट टीचरों को 24 से बुलाया, हमारा भी नंबर आएगा, 1 से आएगा। गया सब आ तो 1 ही से रहा है, लेकिन ये नहीं पता कौन सी 1 से आएगा। 1 जुलाई से आएगा, अगस्त से आएगा, सितंबर से आएगा, कब आएगा? फ़ायदा क्या है? सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने अभी, चलो पूछता नहीं, पहले आपका जवाब दे देता हूँ। आपने एक प्रश्न किया कि सरकार तक आवाज़ कौन पहुँचाएगा? आप जैसे लोग पहुँचाएंगे ना सर। बिल्कुल सर, मैं आपकी इस आवाज़ को बुलंद करूंगा, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको ये कह रहे हैं कि इस आवाज़ को इतनी बुलंद करो कि ऊपर तक जाए। हम आपके दर्द को समझते हैं, मैं भी एक शिक्षक हूं, तो मैं भली भांति इस दर्द से गुजर रहा हूं, ये मेरा पार्ट टाइम है। तो आप ये बताइए मुझे कि हम सारी बात मान लेते हैं भाई, गवर्नमेंट टीचर को 24 से बुलाया गया, उनकी नियुक्ति हो गई है, उनकी तो वैसे भी पेमेंट्स आ रही थी, हालांकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा है नहीं। मान लीजिए कि आप अगर प्राइवेट सेक्टर शुरू कर देते हैं, पेमेंट 24 से शुरू कर देते हैं, 1 जुलाई से शुरू कर देते हैं, मान लीजिए, तो बच्चे नहीं आएंगे, तो पेरेंट्स, अभिभावक क्या कह रहे हैं? अभिभावक ये कह रहे हैं कि बच्चे गए नहीं, बच्चों की फ़ीस तो वो पिछले 1.5-2 महीने से नहीं आ रही है। तो ये जो बात है, इसका क्या? और अभी तो मैंने कुछ ऐसी बातें सुनी हैं
कि जो पेरेंट्स है वो ये कह रहे हैं कि इस बार बच्चों को भेजेंगे ही नहीं क्योंकि खतरा है, और ये है कि स्कूल वाले 2 महीने लगाएंगे, उसके बाद में छुट्टी कर दी जाएगी, तो उसके बाद में वो पूरे साल की फीस ले लेंगे। यानी कि इसके लिए सरकार को गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यानी कि हम संस्था प्रधान को यहाँ पर मतलब घेरे में नहीं ले सकते क्योंकि उनकी भी एक मजबूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए, मैं एक छोटा सा इसमें ऐड कर लेता हूँ, प्रश्न ऐड कर लेता हूँ कि मान लीजिए कि सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, राइट, सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और आपकी नियुक्ति है मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर की, वो कल से कर दी जाए, तो जो बीच में 3 महीने का 2 महीने का जो गैप है वो संस्था प्रधान कहाँ से लाएंगे? सबसे पहले सर, सितंबर से क्यों मरवा रहे हो? पहले से 3 महीने निकाल चुके हैं, 2 महीने और क्यों निकलवा रहे हो सर? वो मैं अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहा हूँ। HRD मिनिस्टर का बयान आया था पोखरियाल साहब का, उन्होंने ये कहा था BBC के अंदर, उन्होंने ये कहा था कि 15 अगस्त के बाद में हम सोचेंगे, और रात की जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो तो ये है कि 31 जुलाई कर दिया गया है। यानी कि अनुमान बता रहा हूँ, और HRD मिनिस्टर का जो बयान है उसको डिकोड करके बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है सर, चलो जो भी हो वो सरकार जो करेगी देश के हित में हम तो स्वीकार करना पड़ेगा। शिक्षक का काम है धैर्य सहन शक्ति, तो हम वो रखेंगे। लेकिन जी, आपने सर अभिभावकों को मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। अभिभावकों वाला क्वेश्चन उठाया आपने कि अभिभावक कह रहे हैं कि साहब हम इस साल बच्चों को नहीं भेजेंगे। अच्छा है, मत भेजो, कोई दिक्कत नहीं, सुरक्षा है। माता पिता की, हाँ, एक माता पिता के दायित्व भी होते हैं कि उनकी प्राथमिकता यही रहती है कि वो अपने बच्चों की सुरक्षा करें। ठीक है सर, बच्चों की सुरक्षा, लेकिन क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहेंगे? घर वालों के अतिरिक्त, अभिभावकों के अतिरिक्त, माता पिता के अतिरिक्त बच्चे के अंदर किसी एक व्यक्ति का डर होता है, वो होता है शिक्षक। माफ़ी चाहूँगा बीच में, तो मतलब वो नहीं चाहते कुछ भी, ठीक है, वो नहीं चाहते कुछ भी, लेकिन वो अपने बच्चों का भला चाहते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जान है तो जहान है। मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप शिक्षक हो सर, ठीक है, अब और साथ के साथ एक पिता भी हो। मैं आपके दोनों राय पूछना चाहता हूँ। एक पिता के होते आप क्या चाहते हो अपने बच्चे के लिए, और एक टीचर के हिसाब से आप क्या चाहते हो? मेरा आपसे प्रश्न है। मैं इस प्रश्न का जवाब है जो मतलब आप शायद मेरे प्रश्नों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर अगर आप मुझसे प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं, तो मेरा सीधा सा ये है कि अगर सरकार अगर गाइडलाइन जारी करती है, क्योंकि सरकार के पास मिनिस्टर्स होते हैं, सरकार के पास, जैसे अभी दैनिक भास्कर अभी सर्वे कर रहा है, 1-2 दिन लगेंगे उस सर्वे को, तो ऐसे में हम ये चाहते हैं कि हमें रोज़गार प्राप्त हो जाए। ऐसे में मैं अगर मेरे बच्चे को स्कूल भेजता हूँ तो सबसे पहले मैं देखूँगा कि जिस वाहन में बच्चा जा रहा है उस वाहन को कैसे मेंटेन किया जा रहा है, या फिर मैं मेरे बच्चे को मेरे वाहन से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और दूसरी रही बात अगर स्कूल की, तो स्कूल के अंदर भी देखा जाएगा, और शिक्षक होने के नाते मैं यही कोशिश करूंगा कि जिस दिन गवर्नमेंट गाइडलाइन तैयार कर दे उस दिन मैं मेरे बच्चे को डे फर्स्ट से स्कूल भेजूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य बनता है सरकार की गाइडलाइन पर चलना। लेकिन ये भी तो नहीं कि सरकार की गाइडलाइन के विरुद्ध चलना। बिल्कुल सर, सरकार की गाइडलाइन के विरुद्ध हम भी नहीं जाना चाहते, और मेरा केवल ये नहीं है कि मैं केवल रोज़गार चाहता हूँ। चलो ठीक है, हम अपन तो ग्रामीण और किसान के बच्चे हैं, कुछ नहीं तो खेत माल चलाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन सर मैंने जहाँ तक देखा है, और आपने भी देखा होगा, आज हमारे जो सीनियर बच्चे हैं स्कूल लाइन वाले, आज बाहर घूमते हुए मिलते हैं हमको। ऑनलाइन स्टडी का आजकल बहुत क्रेज़ चल रहा है। ऑनलाइन स्टडी के नाम पर बच्चों ने मोबाइल ले लिए, अच्छे महंगे मोबाइल ले लिए। गरीब घर जो नहीं दिलवा सकते उन्होंने भी अपने बच्चों को दिलवा दिए। लेकिन एक बात बताइए, जिनके पास पहले कुछ नहीं था उन्होंने मोबाइल ले लिए, तो क्या वो पढ़ेंगे मोबाइल से? नहीं पढ़ सकते सर। अनुशासनहीनता जो बच्चों में इस स्कूल बंदी के दौरान आएगी, वैसी अनुशासनहीनता कभी नहीं आ सकती, क्योंकि स्कूल ही है जो स्कूल लाइफ में बच्चों को अनुशासन के साथ बांध करके रखता है। और उसका सबसे बड़ा जो मैं एक तरीके से बोलना चाहूँगा कि गुरु ही होता है जो उसको अनुशासन में बांधना सिखाता है। मान लीजिए, सारी बात को मैं दरकिनार रखता हूँ, सारी बात को मैं मानता हूँ कि गुरु होता है जो सारी बातों को बांध करके रखता है, मतलब शिक्षा को और शिक्षक के बीच में जो सूत्र है उसको बांधने का प्रयास करता है। लेकिन कल जो 10th का एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर एक गुरु ही थे जो पॉजिटिव निकले,
तो उसके उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में क्या, उसके बारे में तो सरकार को गाइडलाइन मतलब तय करनी चाहिए ना? इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, शायद आप भूल गए। मैंने कहा जी जी, दोबारा दीजिए, हम दोबारा सुनना चाहते हैं। मैंने कहा कि हमारे शिक्षक भाई जिनकी ड्यूटी अभी एग्ज़ाम सेंटर में लगाई गई है, वो कोरोना योद्धा रह के आए हैं, फिर भी तंग हो रखे हैं, परेशान हो रखे हैं। आपको पता है इस भीषण गर्मी में उन्होंने बराबर ड्यूटी निभाई है, उसके बाद भी उनको यहाँ ड्यूटी दी गई। चलो ठीक है, मान लिया अच्छी दी गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या गवर्नमेंट का दायित्व तो नहीं बनता उनकी एक बार जांच करवा दी जाए? वो भी तो, उनकी भी तो जीवन है, उनके भी बच्चे हैं। उनकी प्राथमिकता, गवर्नमेंट की प्राथमिकता ये बनती है कि पहले अगर जैसे ही कोरोना मुक्त, अगर कोरोना से ड्यूटी हट करके टीचर जाता है तो उसकी पहले जांच करवाइए सर। ये मैं गवर्नमेंट की कमजोरी मानता हूँ। तो पार्क से निकल करके हम यहाँ आ चुके हैं और अभी अंत में है वीडियो के। वहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे थे, हवा तेज़ चल रही थी, इस वजह से हमने सोचा कि अब वीडियो को एंड कर रहे हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। तो सर, जाते जाते बस आपसे यही प्रश्न है कि सरकार से अब हमें क्या मतलब कहना चाहिए, या आप मतलब एक शिक्षक सरकार से क्या मांग रखता है? सर, जिस तरीके से गवर्नमेंट कर रही है उस हिसाब से मैं केवल यही कहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम जैसे निजी शिक्षकों के लिए कुछ भी प्रावधान रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा चढ़ा के कि हमको 10,000 दो, कि हमको इतने दो, लेकिन सर थोड़ा सा हमारे बच्चों के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में सोचें और कुछ तो हमको मुहैया कराया जाए। बेरोजगारी भत्ता एक तरीके से जो दिया जाता है सभी निजी शिक्षकों को, कुछ तो दिया जाए। संस्था प्रधानों को सूचना दी जाए, संस्था प्रधानों की सहायता की जाए, और हमारा जो पैसा है भले ही अगर संस्था प्रधान पे भरोसा न करें तो सीधा हमारे खाते में एडजस्ट करें, कुछ तो करें। अगर स्कूल खोलने में लंबा समय लगता है तो। दूसरी बात सर, चलते चलते मैं आपसे सभी दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे इस जो हमारी जो वीडियो है, जो हमने सब्जेक्ट लिया है, इस सब्जेक्ट पर थोड़ा सा विचार करना कि, और अभिभावकों से भी मेरा कहना है कि अगर आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं तो आप भी थोड़ा सा विचार करना कि बच्चे अगर शिक्षा से जितने समय तक दूर रहेंगे उतने ही हम उनके बीच से संस्कारों को और अनुशासनता को दूर कर देंगे। हाथ जोड़ करके मेरी सभी अभिभावकों से, सभी व्यक्तियों से बस यही गुजारिश है कि सरकार को प्रेशर दिया जाए एक अच्छी गाइडलाइन तैयार करने के लिए। ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट में सर बहुत अच्छे व्यक्ति बैठे हुए हैं जो अच्छी मतलब गाइडलाइन तैयार कर सकते हैं। जब वो जो व्यक्ति एक राष्ट्र को संभाल रहा है, जो व्यक्ति एक राज्य को संभाल रहा है, क्या वो व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होगा कि एक अच्छी गाइडलाइन जारी कर सके? तो मेरा बस यही निवेदन है। और बस निजी शिक्षकों के लिए भी मेरा सरकार से सीधा जो मेरे सवाल थे, जो मेरी एक नाराज़गी है, वो मैंने सर आपके ज़रिए से, धन्यवाद है आपका कि, और आभार, बार दिल से आभार करता हूँ कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। मैं कुछ पिछले 5-6 दिनों से घुटन महसूस कर रहा हूँ सर, और आज कल शाम को जैसे ही मैंने सुना कि 31 अगस्त तक गए तो सर एक दिल पे चोट सी आ गई कि इतने दिन से बेरोज़गारी में थे, आज फिर वो आ गए। आज हमारे हालात वो हैं, जॉब कार्ड भी नहीं है कि हम नरेगा में काम कर सकें। सर, धन्यवाद के पात्र तो आप हैं कि आपने अपनी टीस हमारे साथ शेयर की है, आपने अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर किए। और दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि इतना समय नहीं लग जाए कि हमें इस वीडियो का पार्ट 2 लाना पड़े। इस पार्ट 1 में अगर काम चल जाए तो यक्ष प्रश्न है, मूल प्रश्न है, कुछ भी कह लीजिए आप, अंतिम अवस्था में हैं हम अभी वीडियो के। जाते जाते बस यही, आपको हमारे चैनल पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, और आपकी ख्वाहिश है मैं आखिरी समय में अपना मास्क हटा लेता हूँ, और मेरे को बहुत मतलब मैं एक हल्का सा महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अपने दिल की आवाज़ रखी और आपने प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए आपका दिल से बहुत आभार। तो नमस्कार साथियों, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि सरकार कोई गाइडलाइन तैयार करेगी और उस गाइडलाइन के ऊपर संस्था प्रधान भी चलेंगे और शिक्षक भी चलेंगे, जैसा कि सभी इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।